पार्ट 3 मेरी यात्रा। प्रस्तावना। इस पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यूरोप यात्रा का अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक रूप में वर्णन किया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में यूरोप की मुख्य विशेषताओं, स्वेज नहर, पिरामिडों और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। आइए पाठ पढ़कर विशेष जानकारी लेते हैं। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मैं यहाँ भी उन लोगों के संसर्ग में ना पड़ा जो विदेशी ढंग से रहते और खाते पीते हैं। जाने से पहले एक दिन सच्चिदानंद सिंह ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से मेज पर खिलाया था। मैंने कांटा, चम्मच आदि का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तेफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थे। वे विदेश सैर करने के लिए जा रहे थे। उनसे तो जान पहचान हो गई, पर दूसरे कोई मुलाकाती उस जहाज में नहीं थे। मेरी आदत भी कुछ ऐसी है कि मैं किसी से स्वतः मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत सकुचाता हूँ। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से 1-2 दिन तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना मैं देखता था कि मेरी हिंदुस्तानी पोशाक की ओर बहुत आंखें जाती थीं। मैं डेक पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहलता रहता। समुद्र बहुत शांत था। रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध रहता है कि यदि कोई मुसाफिर चाहे तो मोटर द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूरी पर स्थित स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। मैंने यह देख लेना अच्छा समझा। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे जिन्होंने थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही करीब 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर पर कैरो चले गए। कैरो में पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और हल्का नाश्ता कर लेने के लिए एक होटल में हम लोगों को ले जाया गया। इसके बाद कैरो का अजायब घर देखने गए। वहां पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीजें सुरक्षित रखी गई हैं। यह बड़ा सुंदर संग्रह है। प्राचीन मिस्र के कितने बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव जो पिरामिडों से निकले हैं यहाँ सुरक्षित हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनका चेहरा और हाथ पैर तो ज्यों के त्यों हैं। वे जिस महीन कपड़े में लपेटकर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता है कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि शव के साथ गाड़ दिए जाएं, तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थीं। पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी आदि, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नावें भी। वे सब चीजें एक से एक अच्छी बनी हैं, जिनसे जान पड़ता है कि उस समय सभी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहनजोदाड़ो में जो गेहूं निकला वह बोदेने पर उगाया। जादूगर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी। ऐसे दृश्य देखकर यह मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं, जो विशेष करके वहां का इतिहास नहीं पढ़ता। उसे उनके नामों तक की खबर नहीं है। मैंने कुछ चित्र खरीदे। यद्यपि अजायब घर का सफर बहुत अच्छा रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। मैं वहां से उदास ही निकला। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊंटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊंट की सवारी बिल्कुल नहीं थी। पिरामिडों को नजदीक जाकर देखा। वे बहुत ऊंची चौखटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों का पजावा जैसे बनता है, वैसे ही ये पत्थरों के बड़े बड़े चौरस किए हुए टुकड़े से बने हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज्यादा है, जो ऊपर की ओर कम होती गई है। ईंटों का पजावा तो छोटा होता है, ये बहुत बड़े और बहुत ऊंचे हैं। मेरा अनुमान है कि इसकी एक ईंट शायद 4-5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार इसकी चौड़ाई और मोटाई होगी। न मालूम कितने दिनों तक एक एक ईंट काटकर इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का हिस्सा लगाया होगा। यह सब एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में ही रह गया है। वे इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी वर्षों के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं। उनमें से अनेक की अंदर से खुदाई हुई है। उन्हीं से निकले हुए सामान का संग्रह कैरों के अजायब घर में है।
मुझे स्मरण है, हाल में ही हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि इन्हें खोदने का जिस किसी ने प्रयत्न किया वह मर गया, पर वहां की खुदाई में बहुत सामान निकला। स्फिंक्स एक अजीब चीज है, मुंह मनुष्य का और शरीर जानवर का। एक बहुत बड़ी मूर्ति इस रेगिस्तान में इस शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे और यह भविष्य की बातें बता देती थी, पर वह जो कुछ कहती थी उसे समझना बहुत कठिन था। अब बातें तो नहीं है, पर यह मूर्ति यूं ही खड़ी उस प्राचीन समय का स्मरण कराती है। यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। पोर्ट सईद में रात के करीब 11 बजे पहुंचे। वहां जहाज पहुंच गया था। हम सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। भूमध्य सागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में पूर्वी हवा भी जोर जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। रास्ते में जो देखने को मिला मैं सब कुछ देखता गया। इटली के नजदीक सिसिली टापू के पास होकर ही जहाज गुजरा। वहां का शहर कुछ दूर दिखाई दिया। पहाड़ तो साफ नजर आता था। कई दिनों बाद हम फ्रांस पहुंचे। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। कभी कभी कोई टापू नजर आ जाता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता था। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिन के बाद ही जी ऊब जाता है। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज नजर आ गया या जमीन देखने में आ गई तो बहुत आनंद आता था। सभी मुसाफिर उसे देखने लगते मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे उतरे। वहां एक होटल में ठहर गए। वहां भी कुक कंपनी की कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया, परंतु मैं पेरिस गाड़ी बदलकर पहुंचा। यहाँ फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतर गया। डोवर से रेल के द्वारा चलकर रात के 9 बजे लंदन पहुंच गया। यहाँ मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुंचा था, पर अभी तक काफी सर्दी थी। गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिंदुस्तानी मिलने लगा। जैसे यहाँ हम लोग भात दाल रोटी सब्जी खाते हैं, वैसे ही वहां भी खाने लगे। मैं तो मुकदमे की पैरवी के लिए गया था। जिस रात में पहुंचा, लोगों से बातचीत करके सो गया। पहुंचते ही मालूम हो गया कि सवेरे उठकर बैरिस्टर के यहाँ जाना होगा, क्योंकि उसने आपस में बातचीत करने के लिए समय दिया है। इसलिए लंदन पहुंचने के 12 घंटों के अंदर ही मैं काम में जुट गया और जब तक मुकदमा खत्म ना हुआ दिन रात उसी के काम में लगा रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने क्या सीखा? देशभक्ति की भावना, देश विदेश की यात्रा, नई जानकारियां प्राप्त करना, सादा जीवन, उच्च विचार। शब्दार्थ: संसर्ग, संपर्क, संबंध, कांटेक्ट, रिलेशनशिप, इत्तेफाक, संयोग से, चांस, स्वतः, अपने आप, सेल्फ। अजायब घर, वह स्थान जहां अद्भुत चीजें रखी जाती हैं, म्यूजियम। परलोक, दूसरा लोक, हेवन। अनियतता, स्थायी न होने का भाव, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग। तुच्छ, महत्वहीन, निस्सार, शुद्र, वेन, पैटी। अस्थाई, जो हमेशा ना रहे, who doesn't last forever। क्षण भंगुर, पल भर में नष्ट हो जाने वाला। पेरिशेबल, असारता, सारहीन, निरर्थक, सत्व शून्य। इमेरिटल, मीनिंगलेस। पजावा, भट्ठे से ईंट निकालने वाला, ब्रिक किल्न। टापू, चारों तरफ से पानी से घिरा स्थान, द्वीप, आइलैंड। बैरिस्टर, वकील, लॉयर।